नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अपेक्षा और स्वागत करती हूँ आपका प्रकृति के अनंत रंगों और अथाह शांति से सजे और संस्कृति से भरपूर प्रदेश गोवा में। गोवा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही समंदर की लहरें याद आती हैं, लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे उन स्थानों पर जहां हरियाली सिर्फ नजारों में नहीं बल्कि यहाँ की परंपराओं में रची बसी है। हम जानेंगे कि यहाँ गणपति उत्सव की परंपरा कब शुरू हुई और आखिर कैसे प्रतिबंधों के बीच अपना अस्तित्व बचाए रखा और क्यों यहाँ के विनायक का स्वागत प्रकृति के साथ किया जाता है। तो चलिए इन सभी रहस्यों को जानने के लिए श्री गणेश की समृद्ध उपस्थिति वाले महाराष्ट्र के निकट स्थित गोवा में श्री गणेश की उपस्थिति पर चर्चा करने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। भारत में जब जब उत्सवों की बात होती है तो भगवान गणेश का जन्मोत्सव यानी गणपति उत्सव अपनी भव्यता और जन सैलाब के लिए सबसे पहले याद आता है। महाराष्ट्र के बड़े पंडालों और महानगरों की चकाचौंध से तो हम सब परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी भारत के एक कोने में गणपति उत्सव का एक ऐसा रूप है जो भव्य होने के साथ साथ अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय है। जहां दुनिया के लिए गोवा केवल पर्यटन और तटों का प्रदेश है, वहीं यहाँ के मूल निवासियों के लिए यह अपनी आदि अनादि संस्कृति और जड़ों से जुड़ने का महापर्व है। और क्या है यहाँ के उत्सव का वो स्वरूप जो पुर्तगाली शासन के दमनकारी दौर में भी अजेय रहा। आइए और हमारे साथ चलिए इस अद्भुत यात्रा पर जानने के लिए कि कोंकणी जनमानस किस तरह से अपने आराध्य का स्वागत करता है। गोवा में गणेश पूजा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यहाँ के कदम राजवंश और विजयनगर साम्राज्य के समय से ही गणपति को विद्या और विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता रहा है। गोवा के गांवों में गणेश उत्सव, जिसे यहाँ स्थानीय भाषा में बड़े प्यार से चवथ कहा जाता है, बहुत अलग और पूरी तरह प्रकृति व परिवार पर केंद्रित होती है। यहाँ की आरतियों में ढोल ताशों का शोर नहीं बल्कि घुमट की पारंपरिक थाप सुनाई देती है। यहाँ गणपति सार्वजनिक पंडालों के नहीं बल्कि अपने पैतृक घरों में विराजे जाते हैं। गणपति का स्वागत यहाँ के गांवों और पुश्तैनी घरों में किसी राजकीय अतिथि की तरह नहीं बल्कि परिवार के एक बड़े बुजुर्ग की तरह किया जाता है। गणेश चतुर्थी यानी गोवा की चवथ की विशेषता या कहें कि सबसे सुंदर अर्थपूर्ण पहचान यदि कुछ है तो वो है माटोरली, जिसे प्रकृति का श्रृंगार भी कहा जाता है। गणेश जी की मूर्ति के ऊपर छत से लकड़ी का एक चौकोर ढांचा लटकाया गया है जिसे माटोरली कहते हैं। इसमें जंगल के फल, सब्जियां, जंगली फूल और दुर्लभ औषधीय पौधे बांधे जाते हैं। इसमें कम से कम 100 से 150 प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने भोजन और स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह प्रकृति के ऋणी हैं। यह केवल एक सजावट नहीं है बल्कि गोवा के लोगों का प्रकृति के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनोखा तरीका है। आस्था और पर्यावरण संरक्षण का ऐसा बेजोड़ संगम आपको गोवा की इस माटोड़ी परंपरा के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन गोवा की इस चमक का अनुभव तब तक अधूरा है जब तक इसमें सुरों का संगम ना हो। माटोड़ी की इस शीतल छांव में अब समय है गोवा की धड़कन को महसूस करने का, यानी घुमट परंपरा को जानने का, जिसकी एक थाप पूरे घर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। घुमट असल में मिट्टी से बना एक कलश जैसा वाद्य यंत्र है जिसके दोनों मुख खुले होते हैं। एक सिरा चौड़ा होता है और दूसरा बहुत सकरा। इसके चौड़े मुख पर चमड़े की एक परत चढ़ाई जाती है।
पहले इसके मुख पर गोह यानी मॉनिटर लेजार्ड की खाल मढ़ी जाती थी, लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के कारण अब इसके के स्थान पर बकरी की खाल या सिंथेटिक शीट का उपयोग किया जाता है। इसका सकरा मुख खुला रहता है, जिसे हाथ से नियंत्रित करके बेस की आवाज़ निकाली जाती है। घुमट को अकेले नहीं बल्कि एक समूह में बजाया जाता है, जिसे घुमट आरती कहते हैं। घुमट के साथ शामेल, जो कि एक अन्य लकड़ी का वाद्य यंत्र होता है, और कासले यानी झांझ मजीरे बजाए जाते हैं। जब कलाकार अपनी उंगलियों और हथेलियों से इसके मुख पर प्रहार करता है तो एक बहुत ही गहरी और गूंजने वाली ध्वनि यानी इको साउंड उत्पन्न होती है, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। पुर्तगाली काल के समय जब कई परंपराओं पर रोक थी, तब घुमट ही वह वाद्य था जिसने लोक संगीत और भजनों को जीवित रखा। यह गोवा के हर समुदाय के लोगों के लोक संगीत का हिस्सा बना। आज के समय में भी गोवा की नई पीढ़ी इस पारंपरिक वाद्य को पूरी लगन से सीख रही है, ताकि चवथ की यह गूंज युगों युगों तक बनी रहे। जब घर माटोली की हरियाली से सजे हो और हवा में घूमट की थाप गूंज रही हो, तब मन और आत्मा तो तृप्त हो जाते हैं। लेकिन गोवा की इस चवथ का अनुभव तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक इसमें यहाँ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद ना घुला हो। यहाँ का सबसे मुख्य व्यंजन है पातोलियो। हल्दी के पत्तों के भीतर चावल, गुड़ और ताजे नारियल का ये संगम जब भाप में पकता है तो हल्दी के पत्तों का उपयोग इसे औषधीय गुण देता है। भाप में पकने के कारण इसके पोषक तत्व बने रहते हैं। यह केवल एक पकवान नहीं बल्कि आयुर्वेद और स्वाद का अनोखा मेल है। वाह! पूरे 10 दिन तक बप्पा के लिए विभिन्न नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। हर शाम गांव के लोग एक घर से दूसरे घर जाते हैं। परिवार और पड़ोसी मिलकर घूमट की थाप पर पारंपरिक कोंकणी और मराठी आरतियां गाते हैं और घर के आंगन में विराजे विनायक इन 10 दिनों में संपूर्ण परिवेश को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। और इस तरह पूरे 10 दिनों तक चलने वाले इस पावन उत्सव का समापन एक ऐसे दृश्य के साथ होता है जो हमारी कल्पना से परे और अत्यंत दुर्लभ है। अब विस्तार से साक्षी बनते हैं गोवा की उस विशिष्ट विसर्जन विधि के, जिसे यहाँ के लोग अपनी प्राण शक्ति मानते हैं। 10 दिनों के इस उत्सव के पश्चात वो क्षण आता है जिसे गोवा की लोक संस्कृति में सांगोड कहा जाता है, जिसमें विनायक अपनी विदाई की यात्रा पर निकलते हैं। ये विसर्जन की वो अद्वितीय विधि है जिसमें नावों को आपस में जोड़कर एक बड़ा मंच बनाया जाता है। इन नावों पर पौराणिक कथाओं जैसे रामायण या महाभारत के दृश्यों की झांकियां बनाई जाती हैं, जिससे यहां पानी पर तैरता हुआ एक सांस्कृतिक मेला जैसा प्रतीत होता है। जब ये सजी हुई नावें नदी के पानी पर तैरती हैं और पीछे पीछे लोग अपनी छोटी नावों में विसर्जन के लिए चलते हैं, तो यह अद्भुत दृश्य दुनिया में सबसे अनोखा और दुर्लभ होता है। विसर्जन यानी सांगोड का अद्भुत रूप नदियों और जलमार्गों के किनारे बसे गांवों जैसे कुंभारजुआ में सबसे अधिक देखने को मिलता है। यदि तकनीकी रूप से देखें तो सांगोड का निर्माण 2 पारंपरिक काष्ठ नौकाओं को एक साथ जोड़कर किया जाता है। इन नौकाओं के ऊपर जो मंच निर्मित होता है वह एक अस्थाई जल मंदिर की भांति होता है, जो ऐतिहासिक रूप से इस परंपरा को गोवा के मछुआरा समुदाय यानी खारवी समाज ने संरक्षित किया है। उनके लिए उनकी नाव ही उनकी आजीविका है और विसर्जन के दिन वे अपनी इसी आजीविका को भगवान की पालकी बनाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सांगोड का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल दर्शन। गोवा में विसर्जन के लिए सदैव मिट्टी की मूर्तियों और प्राकृतिक रंगों पर बल दिया गया है। जब सांगोड
नदी के मध्य में पहुंचता है तो वहां मंत्रोच्चार के बीच मूर्ति को जल समाधि दे दी जाती है। ये विसर्जन परंपरा हमारी उस दार्शनिक सोच को पुष्ट करती है कि मिट्टी से जन्मे देव पुनः मिट्टी और जल में विलीन होकर सृष्टि के चक्र को पूर्ण करते हैं। सांगोड़ की प्रकृति के रक्षक को पुनः प्रकृति की ही गोद में सौंपने की यह परंपरा हमें सिखाती है कि हम अपनी जड़ों, अपनी नदियों और अपनी संस्कृति को एक साथ कैसे सहेज कर रख सकते हैं। लेकिन गोवा में गणपति उत्सव का इतिहास केवल भक्ति का नहीं, बल्कि अस्तित्व की रक्षा और सांस्कृतिक संघर्ष का भी है। पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा की चवथ यानी गणेश उत्सव ने जो रूप लिया वो दुनिया के किसी अन्य हिस्से में नहीं मिलता। पुर्तगालियों के आगमन के बाद स्थितियां बदल गई और फिर गोवा में इनक्विजिशन यानी धार्मिक दमन का समय शुरू हुआ। पुर्तगालियों के आने से पहले गोवा में कदंब और विजयनगर राजाओं का शासन था। उस समय गणेश उत्सव बड़ी ही भव्य और सार्वजनिक रीति से होता था। विशाल पत्थर के मंदिरों में उत्सव मनाए जाते थे और पूरे गांव की भागीदारी होती थी और गणपति को ग्रामदेव के रूप में पूजा जाता था। 1510 में जब पुर्तगाली शासकों का आगमन हुआ तब उनका उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को पूरी तरह मिटाकर धर्मांतरण को बढ़ावा देना था। 1560 में शुरू हुए गोवा इनक्विजिशन के समय हिंदू धर्म और अन्य स्थानीय मान्यताओं के पालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। मूर्ति पूजा, जनेऊ पहनना, घर के आंगन में तुलसी का पौधा रखना और यहाँ तक कि हिंदू रीति रिवाजों से विवाह करना भी अपराध माने जाने लगा था। हिंदू रीति रिवाजों, उत्सवों और मूर्ति पूजा पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। मंदिरों को ध्वस्त किया गया और सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाने पर रोक लगा दी गई। इंक्विजिशन केवल धर्म तक सीमित नहीं था। पुर्तगाली शासकों ने कोंकणी भाषा और स्थानीय वेशभूषा पर भी कई कड़े नियम लागू कर दिए। उनका उद्देश्य स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरह समाप्त कर उन्हें पुर्तगाली सांचे में ढालना था। यदि कोई व्यक्ति छुपकर अपने पूर्वजों के धर्म का पालन करते हुए पकड़ा जाता था तो उसे पाखंडी घोषित कर दिया जाता था। इसके लिए बहुत कठोर दंड दिए जाते थे, जिसमें जेल भेजना, संपत्ति जब्त करना और कई बार सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड देना भी शामिल था। और यही वह समय था जब गोवा के लोगों ने अपने गणेश उत्सव चवथ को बचाने के लिए इसे सार्वजनिक रूप से निजी या पारिवारिक बना दिया। पुर्तगाली अधिकारियों की नजरों से बचने के लिए लोग अपने घरों के गुप्त कमरों में बप्पा की पूजा करने लगे। आज गोवा में जो हम घर घर में गणेश जी को विराजे देखते हैं ना, उसकी नींव इसी इंक्विजिशन के डर और प्रतिरोध से पड़ी थी। इंक्विजिशन इतिहास का वो काला अध्याय जब गोवा की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी आस्था पर कड़े पहरे बिठा दिए गए थे। ये वो दौर था जब बप्पा की मूर्ति को घर में रखना भी किसी विद्रोह से कम नहीं था। लेकिन गोवा के लोगों ने हार नहीं मानी। जब सार्वजनिक उत्सव असंभव हो गया तब गोवा के लोगों ने अपनी आस्था को बचाने के लिए पारिवारिक और गुप्त पूजा का मार्ग चुना। गोवा में गणेश जी सार्वजनिक पंडालों के बजाय पुश्तैनी घरों में सिमट गए। आज भी गोवा में सार्वजनिक उत्सव से कहीं अधिक महत्व घर की पूजा का है, क्योंकि इसी तरीके से पुर्तगाली सैनिकों की नज़रों से बचकर पूजा की जाती थी। कई स्थानों पर जहां मूर्तियां रखना खतरनाक था, लोग कागज पर बने चित्रों या सुपारी को गणेश जी का प्रतीक मानकर पूजा करते थे, ताकि पकड़े जाने पर उन्हें आसानी से छुपाया जा सके। वनस्पतियों के आवरण की माटोली परंपरा इसी काल में और सुदृढ़ हुई, जिसमें लोग जंगल के फल और पत्तों के नीचे गणेश जी को रखते थे, ताकि बाहर से आने वाले को लगे कि यह केवल प्रकृति की कोई सजावट है। पुर्तगाली काल में कोंकणी और मराठी बोलने या उनमें भजन गाने पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई।
लेकिन वहां के लोगों ने घुमट जैसे पारंपरिक वाद्यों और अपनी बोलियों में आरतियां गाकर अपनी पहचान बनाए रखी। ये आरतियां केवल पूजा नहीं, बल्कि एक प्रकार का सांस्कृतिक प्रतिरोध था। यहाँ के पूर्वजों ने बप्पा को सार्वजनिक स्थानों से उठाकर अपने घर के सबसे सुरक्षित कोनों में विराजमान किया। उन्होंने अपने नावों को विसर्जन का वाहन बनाया और जंगल की वनस्पतियों को बप्पा का कवच। पुर्तगाली शासन ने भले ही दीवारें खड़ी की, लेकिन वे गोवा के मन में बसे गजानन को बाहर नहीं निकाल सके। यही कारण है कि आज भी गोवा की चवथ में भक्ति के साथ साथ अपनी जड़ों को बचाए रखने का एक गर्व भी महसूस होता है। गोवा की चौथ केवल खुशियों का त्योहार नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को बचाने की एक ऐतिहासिक जीत है। पुर्तगाली शासन के कठिन दौर में भी यहाँ के लोगों ने हार न मानी और अपनी आस्था को घरों के भीतर सुरक्षित रखा। आज जो हम सांगोड़ और पारिवारिक पूजा देखते हैं, वो उसी पुराने संघर्ष की याद भी दिलाते हैं। यहाँ भक्ति का मतलब दिखावा नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ना है। इसीलिए आज भी मिट्टी की मूर्तियों और जंगलों की दुर्लभ वनस्पतियों यानी कि माटोली का महत्व है। यह उत्सव हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा प्रकृति के संरक्षण और अपनों के साथ मिलजुल कर रहने में है। गोवा का यह संघर्षपूर्ण इतिहास आज की भव्यता यही सिद्ध करती है कि जहाँ विघ्नहर्ता स्वयं विराजमान है, वहाँ कोई भी बाधा टिक ही नहीं सकती। गणपति यहाँ केवल उत्सव का प्रतीक नहीं बने, बल्कि वे संकट के समय के सहचर हैं। और यही कारण है कि आज भी गोवा में गणपति केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि वे परंपरा के रक्षक माने जाते हैं। गोवा की गणेश परंपरा केवल उत्सव नहीं, बल्कि संघर्ष और आस्था की जीवित कथा है। परंपराओं का स्वरूप अवश्य बदला, पर आत्मा नहीं बदली, और ये विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। वे न केवल हमारे कष्टों को दूर करते हैं, बल्कि हर विषम परिस्थिति में अपनी संस्कृति को बचाने का मार्ग भी दिखाते हैं। गणपति का यहाँ होना ही इस बात का प्रमाण है कि वे सदैव अपने भक्तों के विघ्नों को हरते आए हैं और आगे भी हरते रहेंगे। गोवा में गणपति उत्सव का यह अद्भुत और विशिष्ट रूप देखने के बाद अगली कड़ी में हम इसके कुछ और अनछुए पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ केवल वीर भारत पर। गणपति हमारे साथ है, हमारे विचारों में है, हमारे कर्मों में है। इसी अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ सदैव प्रसन्न रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने मन के मंदिर में निरंतर उस मंगल मूर्ति का स्मरण करते रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा